हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि आज की सीरीज लास्ट सीरीज है। इसके बाद जो आपका राजन सीरीज हो जाता है, उसकी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शांति शिक्षा को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके कौशल को समझ लेते हैं और शांति का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए शांति, तो शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब होता है शांतिपूर्ण और शांत रहने का गुण। जिन व्यक्तियों में ये चीज आ जाती है, यानी शांतपूर्ण रहने का गुण आ जाता है, मतलब उसने जीने का ढंग सीख लिया है। अब बात कर लेते हैं शांति शिक्षा, यानी मानवता की शिक्षा। जो शांति शिक्षा होती है वो कैसी शिक्षा होती है? तो मानवता की शिक्षा होती है, क्योंकि इसमें क्या सीखा जाता है, इसमें दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए, कौन सी बात कहनी चाहिए। जैसे एक चीज हो जाती है कि जैसे आपने किसी को मुंह से कोई वर्ड कह दिए, भले आपने उसको उस पे वार करके उसको घाव दिया हो, लेकिन वो घाव क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और वो सही हो जाता है। लेकिन जो मुख से यानी मुंह से वाणी निकली हुई होती है, उस वाणी को इंसान नहीं भुला पाता है। तो ये सब चीजें मनुष्य में नहीं होनी चाहिए, और ये जब नहीं होंगी तभी वो शांति शिक्षा का यानी उसने पाठ पढ़ा है, ठीक है ना, जिसमें सभी लोग विभिन्न वर्गों देश के लोग आपस में परस्पर शांति से रहें। इसके द्वारा बढ़ती हिंसा, तनाव और आत्महत्या आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी शांति शिक्षा जब आप प्राप्त करेंगे, आपने शांति शिक्षा को ग्रहण किया है, तब आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, और आपने ऊंच नीच जाति ये सभी चीजों को पीछे छोड़ दिया और आप बहुत आगे निकल गए हैं। तो जब आपने ऐसा सब कर लिया, आपने सभी चीज त्याग दी है, सिर्फ आप में एक चीज रह गई है, वो है मानवता, कि आपने मानव को समझा है, इंसान को समझा है, उसके जज्बात को समझा है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वो शांति शिक्षा का पाठ हो जाता है। तो इस तरह से शांति शिक्षा हो जाती है। अगर शांति कौशल की बात की जाए कि शांति कौशल क्या है, तो शांति शिक्षा युवा पीढ़ियों को ऐसे दृष्टिकोण, कौशल, व्यवहार सीखने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है, जो शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी शांतिपूर्ण जो कौशल हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वही आगे चलकर एक भावी नागरिक, कोई किसी पद पे होगा, कोई किसी पद पे होगा, है ना। तो पद पे होना भी एक बड़ी बात है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है, वो सभी को इंसान समझ रहा है। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, अमीरी गरीबी, इन सभी को छोड़कर वो आगे बढ़ा है। तो जो इसकी शिक्षा प्रदान करे, जो इसको इस चीज की शिक्षा ग्रहण कर लिया है जिसने, है ना, और उसने क्या किया, शांतिपूर्ण ढंग से रहना सीख लिया है और मनुष्यत्व में संबंध बनाना सीख लिया है। यानी कि सभी से जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे, सभी से आप मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, किसी को नीचा नहीं समझेंगे, तभी क्या होता है, वही तो शांति शिक्षा है। उसी को आप तो शांति कौशल कहेंगे ना। जब उसने प्राप्त कर ली, वो शिक्षा प्राप्त कर ली, यानी उसने शांति कौशल प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी कि शांति शिक्षा किसे कहते हैं, शांति का मतलब क्या है और शांति कौशल क्या होता है। और एक चीज और बताना चाहेंगे शांति शिक्षा में, कि जब आपको कोई चीज खोने का डर और पाने की इच्छा नहीं रहेगी, तब आप सबसे उच्च हो जाएंगे और असल में आपने शांति का पाठ सीख लिया है। यानी यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि अब आप कोई चीज प्राप्त ही ना करें, संघर्ष ही ना करें, संघर्ष करें,
ठीक है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डीएलएड 4th सेमेस्टर का आप तैयार कर रहे हैं कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। लेकिन आप क्या करें, आप मेहनत करें, फल की इच्छा ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अच्छी सी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, फल आपको खुद से खुद मिल जाएगा, आप उसकी इच्छा करें या ना करें। लेकिन जब आप ये सोचने लगेंगे कि हम स्टडी भी नहीं करेंगे, क्लास भी नहीं अटेंड करेंगे, नोट्स भी नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन भी नहीं करेंगे, लेकिन हमको 95+ नंबर चाहिए, तो क्या आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम बात कर रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ खोने का डर, यानी आप सोच रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे लेकिन हमको कोई चीज़ मिले ना मिले, और हम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीज़ आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने मेहनत की और मेहनत का आपको फल मिलेगा ज़रूर। और क्या हो जाता है, और किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी चीज़ को खोने का डर, ये आप चाहे दुनिया में स्टडी से हट के आप बात करें, तब भी जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब मुझे किसी का डर नहीं, कोई चीज़ मिल रही है उसकी भी खुशी नहीं है, कोई चीज़ खो रही है उसका भी गम नहीं है, तब आप क्या होंगे, आप सर्वप्रिय हो जाएंगे, सबसे ऊपर हो जाएंगे। और असल में आपने क्या किया होगा, आपने शांति शिक्षा का पाठ पढ़ लिया होगा। ठीक है ना। चलिए, शांति शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। अब चलते हैं, आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है उसको देख लेते हैं। सतत विकास के आयामों को दृष्टिगत कीजिए। सामान्य रूप से सतत विकास के 3 आयामों का विचार किया है जो व्यक्तियों समुदाय से संबंधित है। ये आयाम निम्नवत है: सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय। इन्हें सतत विकास के संबंध या क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सतत विकास के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। सतत विकास की अवधारणा या उसके आयामों या स्तंभों के अध्ययन के आधार पर इसके उद्देश्यों को निम्नवत बनाया जा सकता है, यानी बताया जा सकता है: व्यक्तित्व कल्याण, मानव सहभागिता, सामाजिक न्याय, संपन्नता लाना, मानवीय प्रतिष्ठा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सतत विकास व्यक्तियों के हितों का संज्ञान लेते हुए उसके निवास स्थान पृथ्वी को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। पर्यावरण एवं सतत विकास के संबंध को समझाएं। सामान्य अर्थ में व्यक्ति के पर्यावरण से आशय उन सब चीजों से है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे निवास का स्थान, आसपास के लोग एवं वस्तुएं तथा वे सब अनुभव जो उसे होते हैं। वैसे पर्यावरण से आशय भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव से हैं जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं या क्षेत्र विशेष के स्वाभाविक परिवेश का परिचायक होता है। इसमें जीव और निर्जीव दोनों आते हैं। किसी स्वाभाविक परिवेश और उसमें रहने वाले जीव के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों में घनिष्ठ संबंध है और दोनों का ज्ञान पर्यावरण के संतुलन की समझ और संतुलन की स्थापना की दृष्टि से आवश्यक है। संपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व क्या हैं? मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, व्यक्ति की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य, पर्यावरण प्रदूषण कम करना, पर्यावरण व विकास के मध्य आत्मनिर्भरता, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का परिरक्षण, अंत तथा अंत पीढ़ी समानता, विकास के जनसाधारण की सहभागिता, जनसंख्या की स्थिरता, जनसंख्या नियंत्रण, मूल्यों तथा आचारों में सकारात्मक परिवर्तन ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय बताएं। प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? जो प्रकृति से हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए होते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का अवक्रमण भी एक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को कम करता है और इस प्रकार विकास के आधार को कम कर देता है। यह अवक्रमण 2 प्रकार से होता है: वनों का अवक्रमण अथवा वनों की कटाई, भूमि का अवक्रमण। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो भारत में प्रचलित अत्यधिक आर्थिक विषमता राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधक रही है। जातिवाद इस क्षेत्र में प्रमुख बाधा है। जातियों ने धार्मिक विभाजन को और अधिक बांटने का कार्य किया है। सांप्रदायिकता से हमारे देश में दंगों एवं
कट्टरतावाद को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय एकता की क्षति हुई है। क्षेत्रीयवाद अथवा प्रांतीयवाद के भाव ने लोगों में अपने राष्ट्र की अपेक्षा, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव इस रूप में उत्पन्न किया है कि वे अन्य क्षेत्रों तथा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से दूर हुए हैं। हिंसात्मक गतिविधियों तथा अलगाववाद ने राष्ट्रीय एकता को बाधित किया है। भ्रष्टाचार से देश में नीतियां सफल नहीं हो पाती हैं और जनता में गरीबी एवं बेरोजगारी से समस्याओं व संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण साधन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की निरंतर कार्यरत संस्था है, जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। ये शांति के भंग होने की स्थिति में आक्रामक देश की पहचान करके सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाने या सामूहिक कार्यवाही करने का निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद किसी भी युद्ध को बंद करवाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है तथा साथ ही वह निशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण अव्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश को प्रवेश मिलता है तथा इसी की सिफारिश पर भी महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग मतदान प्रक्रिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी चुनाव करती है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं, अथवा भारत द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपाय बताएं। इस तरह का क्वेश्चन है। ये अथवा लगा के आया है, आपको आंसर यही लिखना है। अब देख लेते हैं, इसमें भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए हैं। देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहित, समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए एक अलग से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया है। पर्यावरण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास पर नीतिगत संबंधी कार्यक्रम अपनाए हैं। देश में जल एवं वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राज्य स्तर पर यह काम राजस्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं पर लेबल लगाने के उद्देश्य से इकोमार्क लेबल की व्यवस्था की गई है। देश में चरणबद्ध ढंग से वाहनों के ईंधन में सुधार लाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। यह वृक्षारोपण पारिस्थितिकीय संतुलन एवं पारिस्थितिकीय विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका है। अभिभावक का दायित्व है कि वे अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखें। कभी कभी बच्चे और उनके साथियों की बातचीत एवं व्यवहार का निरीक्षण करें। यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे को कोई साथी गलत है तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए उचित परामर्श दे। बच्चे से उसके साथियों के विषय में समय समय पर बातचीत करते रहें। उचित संगत के विषय में बच्चे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते रहें। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो नासमझ होते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन जो माता पिता हैं उनको क्या चाहिए कि बच्चों के जो साथी हैं, क्योंकि भाई बच्चे टोली बनाते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि अपने 4-5 लोगों की एक टोली बना लेते हैं, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो विद्यालय में हो। लेकिन अभिभावकों को क्या करना चाहिए, उन्होंने किनसे दोस्ती की है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। प्लस क्या है, समय समय पर उनके बारे में जानकारी भी जुटानी चाहिए। अगर पता चलता है कि जो साथी हैं वो सही नहीं है तो किसी तरह से ये नहीं कि आप बच्चे को डांटें, मारें, उसको कैद कर लें और कहें नहीं मिलना है, ऐसा नहीं है। उनको कायदे से समझाएं।
और उनको अपने विश्वास में ले, उनको अच्छाइयों और बुराइयों का पाठ पढ़ाए। और उसके बाद जो वो साथी है, जो भी जैसा अराजक तत्व, इसको बोलते हैं कि अराजक तत्व है, यानी कि आपका बच्चा भी गलत हो सकता है। कहते नहीं है कि जैसी संगत वैसा असर, तो जैसी संगत ना फिर रहने दे और उसको धीरे धीरे करके अपने विश्वास में लेके और उससे दोस्ती छुड़वा दे। ये नहीं है कि किसी से दोस्ती नहीं छुड़वानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने बच्चे की भविष्य की बात होती है तो चीज़ों को तो समझना ही रहता है, ठीक है ना। और क्या है, कभी कभी बच्चों और उसके साथियों की बातचीत एवं व्यवहार का निरीक्षण भी करें और ये भी देखें ये लोग बातें क्या करते हैं, है ना, उसका निरीक्षण भी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, जो बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, जिससे उनको उनके बारे में हर चीज़ का नॉलेज रहे। क्योंकि जिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कभी कभी उनके साथ गलत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि माता पिता या तो टाइम नहीं होता इसलिए, या इतनी नॉलेज नहीं होती है इसलिए, या थोड़ा पिछड़ा समाज होता है उसमें इतना बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसलिए भी हो जाता है। लेकिन रिजल्ट जब निकल कर आता है तब चीज़ें बिखर चुकी होती हैं और फिर कहते नहीं कि जो बिखरी चीज़ें हैं उनको समेटना बड़ा ही मुश्किल का काम हो जाता है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब कोई बुरी संगत में पड़ जाता है या बुरे लोगों की संगत में पड़ जाता है और घर के गार्जियन से माता पिता हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बाद में जब रिजल्ट निकल कर सामने आता है तब क्या होता है, सभी चीज़ें खो चुका होता है बच्चा और उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता है ना। तो ऐसा वक्त आने से पहले माता पिता को सतर्क होना चाहिए और उनको अच्छी संगत के साथ बच्चों को रहने देना चाहिए, और अगर बुरी संगत है तो धीरे धीरे करके अपने बच्चे को अलग कर लेना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बच्चे से उसके साथियों के विषय में समय समय पर बातचीत करते रहें, और ऐसा नहीं है कि जो साथी है, जो भी दोस्त है, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में बात करें, उसको विश्वास में ले कि हमको हर चीज़ बताओ, ऐसा नहीं हमसे कोई चीज़ छिपाओ। जब आप हर चीज़ खुलकर बात करेंगे अपने बच्चों से तो क्या है, बच्चे हर एक चीज़ आपको बताएंगे, कभी पूरी बात बताएंगे तो कभी आधी बात बताएंगे, लेकिन उसी से आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारा बच्चा किस संगत में है और किस तरह से क्या चीज़ें सीख रहा है। यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद है पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत बताएं। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांतों पर ही सरकार ने निम्नलिखित विषय पर नीतिगत वक्तव्य जारी किए हैं। वानिकी प्रदूषण कम करना, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए हैं। देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन, समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए एक अलग से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया है। पर्यावरण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास पर नीतिगत संबंधी कार्यक्रम अपनाए हैं। देश में जल एवं वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर यह काम राजस्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं पर लेबल लगाने के उद्देश्य से इकोमार्क लेबल की व्यवस्था की गई है। 1992 में राष्ट्रीय वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। यह वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन एवं पारिस्थितिकी विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का काम करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है आपका, वैश्वीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से। वैश्वीकरण के बाधक तत्व, इसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान, आर्थिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। भारत की राष्ट्रीय एकता में कई बाधाएं दिखाई पड़ती हैं। देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव समाप्त न होना, देश की भौगोलिक विविधता और असमान आर्थिक विकास, एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा न मिलना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार,
देश को कमजोर रखने की इच्छा वाले विरोधियों के कार्यकलाप हो जाते हैं। नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। डॉक्टर आत्मानंद मिश्र के अनुसार ठीक आचरण के नियमों की शिक्षा जो औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से की जाए, व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, पशुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि चरित्र के आधारभूत गुण नैतिकता में ही आते हैं। यहाँ पे क्या है, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो डॉक्टर आत्मानंद मिश्र के अनुसार क्या हो जाती है कि ठीक आचरण के नियमों की शिक्षा जो औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से की जाए, व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, पशुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि चरित्र के आधारभूत गुण नैतिकता में ही आते हैं। इस तरह से हो जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित में किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा और अनुबंधन। तो इसमें देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक हिंसा और अनुबंधन और पर्यावरणीय संतुलन हेतु सतत विकास। मनोवैज्ञानिक हिंसा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, डराना, धमकी देना, झूठा आरोप लगाना, व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति पहुंचाना, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना, व्यवहार का सामाजिक बहिष्कार करना, व्यक्ति को निर्णय के अधिकार से वंचित करना और अत्यधिक अधिकार जमाना आदि, ये क्या हो जाते हैं, ये मनोवैज्ञानिक हिंसा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को चोट पहुंचाओ, आप किसी को लाठी डंडे से पीटो तभी आप उसको चोट पहुंचा सकते हो। आप उसको चोट किसी भी तरह से पहुंचा सकते हो कि किसी पर आपने झूठा आरोप लगा दिया, किसी को आपने धमकी दी, और क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति आपने पहुंचाई है, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार किया है और जो उसके अधिकार है उससे वंचित रखा है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से क्षति पहुंचाकर उसे अपने नियंत्रण में करना होता है। उसके बाद अनुबंधन हो जाता है। पावलोव के अनुसार अनुबंधन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण स्वाभाविक उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद हो जाता है पर्यावरणीय संतुलन हेतु सतत विकास। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से सतत विकास की अवधारणा भी उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में उन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना जो शीघ्रतापूर्ण पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य एवं वायु से संबंधित ऊर्जा का जीवन व्यवहार में अधिकाधिक प्रयोग करना, उन तकनीकों का कम से कम प्रयोग करना जिसमें खनिजों एवं पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग अनिवार्य है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि अभी ऊपर का जो पॉइंट था मनोवैज्ञानिक हिंसा, इस पे हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग क्या समझते हैं, कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ तुमसे तेज आवाज में बात ही तो की, या हमने क्या किया, सिर्फ तुमको धमकी ही तो दी थी और तो हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, या झूठा आरोप ही तो लगाया था। अब क्या है, अब आप हमें माफ कर दे, अब हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं, हमने तुमको मारा तो नहीं था। बहुत लोगों की ये बात होती है, आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी, आपके चारों ओर भी ऐसे लोग रह रहे होंगे और क्या है, उन्होंने आपको क्षति भी पहुंचाई होगी, लेकिन जो घाव है वो नहीं बने होंगे। घाव का मतलब ये हो जाता है जब कोई लाठी डंडे से वार करता है तो सिर फूटता है या उसका हाथ फट जाता है, तो क्या होता है, बड़ा घाव बन जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाया जाता है, फिर उस घाव का इलाज किया जाता है। उस घाव का इलाज हो गया, ठीक है, वो घाव भी ठीक हो गया, आपने पेन किलर खाई, आपके पेन भी नहीं हुई, ठीक। लेकिन जो आपके साथ ये सब चीजें हुई, आपको धमकी दिया गया, आप पर झूठा आरोप लगाया गया, आपको गलत ठहराया गया, आप खामोश है लेकिन आपकी खामोशी का फायदा उठाया गया, फिर आपसे कहा जा रहा है कि हमने आपके साथ किया ही क्या है, क्या हमने आपको मारा है। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको मारा ही जाए तभी आप
के साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ मनोवैज्ञानिक हिंसा भी हो रही है, तब भी आपके साथ गलत हो रहा है। और अगर आपके साथ इस तरह की कोई आपके साथ इस तरह की कोई गलती कर रहा है या आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो आप चीज़ों को समझे, है ना, और सतर्क रहें। ऐसा नहीं है कि आप ये सब सहते जाएं, क्योंकि चीज़ों को सहना भी एक, कहते नहीं, गुनाह होता है। जैसे जिस तरह कोई आपको कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, वो तो गुनाह कर ही रहा है, यानी पाप कर ही रहा है, लेकिन अगर आप सह रहे हो तो आप भी गुनहगार हो। तो इस तरह से आपको भी नहीं सहना है, और ये नहीं कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है, उससे आप किनारे हो जाओ, साइड हो जाओ, उससे कोई ताल्लुक ही ना रखो इस तरह के अराजक तत्व से। सबसे सही ये होता है शांति का। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे और आप अपना साइड अपने आप से ले लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, सब नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपके जो पेपर सॉल्व कराएंगे उनको भी हैंड राइटिंग नोट्स में सारे नोट्स हम लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सेशन को आगे बढ़ाएं, यानी कि आप जो वीडियोज़ हैं उनको आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करा करें। क्योंकि देखिए, हम अपना 100% देते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी 100% दें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।